हेलो दोस्त, मैं कमलेश शर्मा स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल तक्षशिला द स्टूडेंट टाइम्स में। आज बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स पे। तो हैलोजन डेरिवेटिव से कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि जो एल्किल क्लोराइड आप बनाते हैं, तो एल्किल क्लोराइड के निर्माण में थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 होता है। तो थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? भाई देखो, थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? तो होता क्या है रियल में, हम आपको थोड़ी इसकी रिएक्शन लिखकर बताते हैं। तो है क्या कि जब भी आपका एल्किल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड से बनाया जाता है तो बनता कैसे, तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्या होता है आपका RCl, यहाँ से R एक Cl, यहाँ से एक H और एक Cl और जो बचा है वो HCl प्लस आपका SO2। तो यहाँ पर HCl और SO2 ये दोनों क्या हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है कि हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड के साथ दो गैसें भी मिलती हैं और ये गैसें आसानी से निकल जाती हैं। इसलिए क्या होता है, एल्किल क्लोराइड के निर्माण में हम थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता देते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होते हुए भी जल में कम मिलेगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो कि जो आपका एल्किल हैलाइड है इसकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। तो आप सबको पता है कि जो आपके ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं उनकी जल में विलेयता अधिक होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का होते हुए भी जल में कम विलेय है, क्यों? तो देखो भाई क्या होगा, पहले हम आपको बता दें कि हमें किसी भी पदार्थ को यदि जल में घोलना होता है तो हमें क्या होता है, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने क्या कहा, हमें किसी पदार्थ को यदि जल में घोलना है तो हमें क्या होती है, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा क्या करती है, इन दोनों में क्या करती है, जो आपके बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ती है। फिर क्या होता है, आपका कंपाउंड जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है। अब बात यहां पर करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका RH है और आपका ये जो जल है H2, इन दोनों के आकर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके, RH और जल के आकर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होता है कि RH में जो उपस्थित आपका आकर्षण है, अंतराण्विक आकर्षण ऊर्जा, और H2O में जो आपका हाइड्रोजन बंध ऊर्जा है वो, इन ऊर्जा से क्या होता है, इनके द्वारा उत्पन्न जो है आपकी ऊर्जा वो कम होती है। मतलब ये है कि RH और H2O जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का मान एल्किल हैलाइड में उपस्थित जो आपकी अंतराण्विक आकर्षण ऊर्जा है उससे, तथा H2O में जो आपके हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा है उससे क्या होती है, कम होती है। तो ऊर्जा कम होने के कारण जो आपका एल्किल हैलाइड है वो जल में कम विलेय होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका सेजेफ नियम क्या है। कभी कभी क्या होता है, किसी बुक में सेजेफ की जगह जेसेफ भी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यही नियम ही लिखना है। तो क्या है आपका सेजेफ नियम, आगे उसकी बात करते हैं। तो हम आपको पहले एक एग्जांपल बताते हैं। होता क्या है कि जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, तो एल्किल हैलाइड सपोज मान लो मैंने ये लिया आपका CH3 CH2 CH, यहाँ पर मान लो हमने कोई आपका X जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ा है, और ये रहा आपका CH3, ये आपका हमने कोई आपका एक एल्किल हैलाइड लिया। तो एल्किल हैलाइड ये है आपका
2 हेलो 1 2 दूसरे पे X है तो 2 हेलो ब्यूटेन। तो हमने आपका एग्जांपल के तौर पे 2 हेलो ब्यूटेन लिया। अब क्या है कि आपका एल्किल हैलाइड से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन का मतलब है कि हम HX को यहां से निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, HX को निकाल रहे हैं। तो सर्जेंट ने ये बताया कि जब किसी एल्किल हैलाइड से हम हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन करते हैं तो आपका वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें प्रतिस्थापी एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। कैसे? सपोज मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो फर्स्ट नंबर हमने माना कि पहले और दूसरे कार्बन से हम HX का विलोपन कर रहे हैं, यानी कि यहां से H और यहां से X निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां और यहां भी पहले और दूसरे कार्बन के मध्य आपका द्विबंध आ जाएगा। तो यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ब्यूटीन बन बना। अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन क्या है कि हम दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन मतलब यहां से H और यहां से X निकालें, HX निकालेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां से क्या यहां से, तो अब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3, ये बना आपका ब्यूटीन 2। तो होगा क्या है कि ये तो आपका बनता है लगभग 21% और ये बनता है आपका 79%। अब देखो सेल्सियस में क्या बताया, इसी एग्जांपल समझ लेना कि जब किसी एल्किल हैलाइड, ये हमने आपका एक एल्किल हैलाइड लिया, तो किसी एल्किल हैलाइड से किसका HX को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड का क्या कर रहे हैं आप, यहां से विलोपन कर रहे हैं, मतलब इसको यहां से HX को गायब कर रहे हैं। आप देखो यहां पर कोई है, एक H और एक X निकला, तो HX का यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन किया जाए किससे, एल्किल हैलाइड से। तो आपका वह है एल्कीन, क्योंकि यहां पर ये देखो डबल बॉन्ड किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपका क्या बना है, एल्कीन बना है। तो सर्जेंट ने ये कहा है कि एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन करने पर वह एल्कीन अधिक बनेगी। कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी, जिसमें आपके युग्म बंधित कार्बन परमाणु से, युग्म बंधित मतलब यहां पर युग्म बंधित कौन से हैं, यहां पर ये वाले कार्बन युग्म बंधित हैं, यानी कि द्विबंध से जुड़े हुए हैं। यहां पर आपके ये वाले कार्बन युग्म बंधित हैं, दो बंध से जुड़े हुए हैं। तो आपके युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह जो हैं आपके, अब यहां पर देखो केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है एथिल के रूप में, और यहां एक मेथिल और एक मेथिल, यानी कि यहां पर आपके दो एल्किल समूह हैं। तो क्या होता है, युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े आपके जो प्रतिस्थापी एल्किल समूह हैं उनकी संख्या क्या हो, अधिक हो, वह आपका उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा है कि एल्किल समूह यहां दो जुड़े हैं मेथिल के रूप में, यहां पर एक जुड़ा है एथिल के रूप में। तो जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे वह उत्पाद क्या होगा, अधिक मात्रा में बनेगा। यही है आपका सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका एरिल हैलाइड है, ARX का मतलब है एरिल हैलाइड, RX का मतलब है एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही अभिक्रिया या नाभिक रागी अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो बता दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष लॉजिक नहीं। होता क्या है कि ARX का मतलब है, जैसे मान लो कि सपोज आपका कोई ये बेंजीन रिंग है और इस पर ये आपका हैलोजन जुड़ा है। तो हैलोजन पर क्या होते हैं आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, जो हैलोजन है वो -I प्रभाव शो करता है। तो होता क्या है कि ये -I प्रभाव का जो आपका हैलोजन समूह है, तो इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आते हैं और ये क्या करते हैं, बेंजीन वलय के इस पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या होता है कि हैलोजन और इस वाले कार्बन के मध्य द्विबंध का गुण आ जाता है अनुनाद के कारण। तो क्या होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है, हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात ये कहते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ना RX में उपस्थित बॉन्ड की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। इसलिए क्या होता है, ARX जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसकी अनुनादी संरचना बनानी है आपको। तो देखो कैसे बनेगी, तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन,
बेंजीन पर आपका क्या जुड़ा हुआ, Cl जुड़ा हुआ। ये हमने आपके बॉन्ड पाई बॉन्ड दिखा दिया। अब क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन का जो Cl परमाणु है इस पर होता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन आपका इस कार्बन को देता है। तो जैसे ये इस कार्बन को देगा तो क्लोरीन पर क्या होगा, ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इस पर आएगा प्लस, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आप समझना, हम आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लो ये आपका बेंजीन है, कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, ये आपकी हमने एक बेंजीन की संरचना बनाई। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये Cl जुड़ा है, तो Cl के ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन पे आए तो क्या हो जाएगा कि इस कार्बन तो आएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो होगा क्या कि इस कार्बन की देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4 संयोजकता पूरी, इसके बाद भी इसके क्या है, एक ऋण आयन आया, अर्थात बेंजीन रिंग का ये वाला कार्बन जो है वो अस्थायी हो जाता है इस ऋण आयन के कारण। तो ये क्या करता है, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तुरंत ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देता है। तो क्या होगा, इस ये जो आपका इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, तो ये अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तुरंत ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किस कार्बन को दे देता है, इस कार्बन को दे देता है। तो जैसे ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो इस कार्बन पे आएगा माइनस और इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो ये धन और ऋण, ये तो आवेश आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले गए तो अब क्या हुआ, कार्बन की संयोजकता कम हो गई। तो कार्बन की संयोजकता आप कहाँ से पूरी करोगे, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि क्लोरीन आपका एक बंध दे रहा है, अर्थात यहाँ कार्बन और क्लोरीन के मध्य क्या हो जाएगा, द्वैबंध आ जाएगा। तो आपकी संरचना क्या बनेगी, आप समझो। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इस कार्बन को इस पे आया होगा ऋण, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन द्वारा इसकी ओर दिए गए तो इस पर आ गया होगा धन, तो वो धन ऋण तो यहाँ बैलेंस हो गया। तो इस क्लोरीन पे क्या आएगा प्लस और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस। तो अगली संरचना जो है वो आपकी इस प्रकार से बनेगी, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज और द्वैबंध। बस आपको यही एक संरचना समझनी होती है। और इस वाले कार्बन पे आ गया आपका ऋण आवेश, फिर ये आपके बॉन्ड बनेगा। अब क्या हो जाएगा, अब इस बॉन्ड का रोटेशन मतलब इस ये वाला जो कार्बन है वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा, तो क्या होगा, इस पर आएगा प्लस और इस वाले पे आएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनाएंगे तो अगली संरचना क्या हो जाएगी, Cl, इस पे प्लस, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये द्वैबंध। अब ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये बॉन्ड हो गया। फिर ये वाला बॉन्ड था वो ये रहा और माइनस किस पर आ गया, इस वाले कार्बन पर। अब क्या हो जाएगा, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका ऋण आवेश। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस पाई बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे Cl पर, Cl पर वापस जाएंगे तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, धन आवेश। तो ये धन और ऋण आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। धन ऋण आपस में बना लिया। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब यहां पर क्या ऑलरेडी पहले से प्लस चार्ज है, और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके कारण इस पर माइनस चार्ज आएगा, प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आपके वापस पुनः तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी फ्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। अब क्या होता है, ये तो अनुनादी संरचना है। अब यदि आपका अनुनादी संकर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अनुनादी संकर क्या होता है, इनका सम्मिलित रूप होता है। तो सम्मिलित रूप क्या हो जाएगा कि जो आपका Cl है उसमें ऋण आवेश यहां से स्टार्ट हुआ और किस कार्बन तक, देखो आप ध्यान से, एक तो ये, दूसरा ऋण आवेश ये और तीसरा ऋण आवेश ये, मतलब इस कार्बन से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ये ऋण आवेश आपका खत्म हो गया। ये है आपकी इसकी अनुनादी संकर, ये इसका क्या है
अनुनादी श्रृंखला। लेकिन ये नहीं ज्यादातर पूछा जाता, पूछा आपका इतना ही जाएगा, अनुनादी संरचनाएं बनाइए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि SN1 व SN2 अभिक्रियाओं को समझें। ये क्वेश्चन जो है आप थोड़ा देख लेना अच्छा से, इंपॉर्टेंट। इसमें से आप 100% मान लो कि इस बार आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। तो सबसे पहले देखो हम SN1 यानी कि एक आणु नाभिक स्नेह क्रिया इसको बोलते हैं हम, जो SN1 है इसको हम एक आणु नाभिक स्नेह, और जो SN2 होता है इसको हम द्वैअणु नाभिक स्नेह अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको एक आणु और द्वैअणु नाभिक स्नेह अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। तो देखो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये कोई रिएक्शन है, जैसे RH है, कोई नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह का मतलब क्या है, जो नाभिक से स्नेह लगता है। नाभिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह दर्शाए। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन दर्शाएगा, जो खुद में क्या हो, ऋणावेशित, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई नाभिक स्नेह सपोज मान लो कि आपका OH माइनस जो है इस पर आक्रमण करता है, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो ROH बन जाएगा और X माइनस जो है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि SN1 क्या है। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, SN1 अभिक्रिया कहते कैसे, पहले उसकी बात करते हैं फिर बताते हैं क्या होता है। तो SN1 अभिक्रिया क्या है कि जो आपका एल्किल हैलाइड है, केवल इसी की सांद्रता पर आपका अभिक्रिया वेग जो है निर्भर करता है। अर्थात एक आणु इसको इसलिए नाम दिया गया है कि आपकी अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल एक अभिकारक अणु, देख रहा है आपको 2 अभिकारक अणु है, एक नाभिक स्नेह के रूप में और एक है आपका एल्किल हैलाइड के रूप में। तो आपका अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इसको हम SN1 या एक आणु नाभिक स्नेह अभिक्रिया कहते हैं। जबकि SN2 में क्या होता है, दोनों पर, यानी जो आप नाभिक स्नेह लोगे वो और जो आप एल्किल हैलाइड विकार लोगे वो, तो दोनों अभिकारक अणुओं की क्षमता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले हम आपका इसकी क्रियाशीलता का क्रम बता दें कि जो आपका SN1 है, तो SN1 में क्या होता है, आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक, द्वितीयक का उससे कम और प्राथमिक का क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि SN2 में क्या होता है, SN2 में प्राथमिक की क्रियाशीलता सबसे अधिक, द्वितीयक की उससे कम और तृतीयक की सबसे कम होती है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल मान लो मैं आपका एक तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया, तृतीयक एल्किल हैलाइड सपोज मान लो CH3 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 CH। हमने आपका एक एग्जांपल दिया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमने आपका एक एग्जांपल दिया। अब ये क्या करता है, आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके आपका CH3 का होल थ्राइस, ये तीनों हमने यहाँ जोड़ दिए C, और ये वाला OH प्लस यहाँ से निकल गया आपका KCl, ये अभिक्रिया होती है। तो कैसे ये आपका बना, उसको हम मैकेनिज्म की सहायता से समझाते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो आपका KOH है ये आपका विघटित होता है K प्लस में और OH माइनस में, जहां OH माइनस जो है वो है आपका नाभिक स्नेह, जिसको Nu माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और K प्लस जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह, जिसको E प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये नाभिक स्नेह क्या करेगा, आक्रमण करेगा। कैसे आक्रमण करेगा, तो आप देखो, जैसे मान लो ये आपका टूटा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका CH3 और Cl, ये भी आपका टूटने वाला है। कैसे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl पर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, आपका बनता है CH3 और CH3 इस कारण पे आ जाता है प्लस और Cl माइनस। तो ये आपका कार्बोकैटायन बनता है, क्या बना आपका कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन का, अब ये जो क्या है, ये आपका पहला स्टेप होता है, और ये होता है आपका मंद गति से। कैसे होता है, मंद गति से होता है।
अब ये जो कार्बोकैटायन बना आपका CH3 प्लस, इस पर क्या करता है आपका नाभिक स्नेह यानी कि OH माइनस आक्रमण कर देता है, OH माइनस। और ये जो आपका स्टेप है ये होता है आपका तीव्र गति से। ये स्टेप कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। तो बन जाता है आपका CH3OH, ये आपका उत्पाद बना। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है, एक तो मंद पद और एक होता है तीव्र पद। तो जो मंद पद होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि अक्रिया दर निर्धारक पद है। और अक्रिया दर निर्धारक पद में केवल आपका एक ही अपकारक अणु में भाग लिया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? अब SN2 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्या है आपका प्राथमिक, तो हम प्राथमिक एक ले लेते हैं R और Cn। यहां हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने ले लिया C2H5 छोड़ दो, चलो CH3Cl ले लेते हैं। अब इस पर क्या होगा, जैसे मान लो कि यही नाभिक इसने है तो इसने इस पर आक्रमण किया OH माइनस, तो ये पहला जो स्टेप है वो तो होगा आपका मंद गति से। पहला स्टेप जो है वो है मंद गति से। तो यहां पर क्या होगा आपका कि जो OH माइनस है वो Cl के विपरीत यानी कि इस प्रकार से OH माइनस दुर्बल बल द्वारा इस प्रकार से ये आपस जुड़ता है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। इसके बाद क्या होता है, यही अभिक्रिया आपकी तीव्र हो जाती है और Cl जो है वो आपका निकल जाता है Cl माइनस, और आपका कंपाउंड बन जाता है CH3OH, यानी कि उत्पाद जो है वो आपका बन जाता है। शायद दिख नहीं रहा है बोर्ड में, इसलिए क्या हो जाएगा, आप फिर से एक बार देख लो, CH3OH बन जाता है, ये आपका उत्पाद जो है बनता है। अब यहाँ पर जो ये संक्रमण अवस्था बनी तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आ जाती है वाल्डन प्रतिलोमन की। वाल्डन प्रतिलोमन, तो अब हम आपको बताएंगे कि वाल्डन प्रतिलोमन क्या है। तो वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है कि जो आपका अभिकारक अणु है, तो आपका अभिकारक अणु देख रहा है कि ये आपका हाइड्रोजन परमाणु, तो अभिकारक अणु के विपरीत, अभिकारक अणु जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है आपका नाभिक स्नेह, यानी कि OH माइनस क्या आपका नाभिक स्नेह अपकर्मक है। तो नाभिक स्नेह अपकर्मक का जो विन्यास है वो क्या होता है आपका हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत होता है। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। अब हम आपको क्या बताते हैं, ये तो हमने आपको वाई मैकेनिज्म समझा दिया, SN1 SN2 क्या है। अब मान लो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि SN1 और SN2 में अंतर बताइए, तो अंतर आपको कहीं अलग से नहीं लिखने बल्कि अंतर इसी में है। अंतर क्या है इसमें, कि सबसे पहला अंतर ये है, आपको देखो दिख रहा है बोर्ड पे ही कि ये जो आपको हमने SN1 अभिक्रिया बताई है इसमें देखो मैंने दो स्टेप दिखाए हैं। एक तो स्टेप ये फर्स्ट जो मंद गति से हो रहा है, दूसरा स्टेप क्या है आपका सेकंड है जो तीव्र गति से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कि ये अभिक्रिया जो है ना SN1 ये दो पदों में होती है, ये दो पदों में हो रही है, और ये देखो आपका एक ही पद है। हालांकि बोर्ड में आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया, बस रियल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। मान लो ये RCl है, OH माइनस ने इसके आक्रमण किया तो ये मंद गति से होगा, तो आपका OH RCl बना, ये आपकी संक्रमण अवस्था बनी। इसके बाद ये तीव्र गति से हो जाता है और आपका ROH बनता है प्लस Cl माइनस निकल जाता है। तो ये एक ही आपका पद है, शायद ये भी नहीं दिख रहा है बोर्ड में, तो यहां देख लेते हैं RCl लिया OH माइनस, तो ये आपका प्रथम जो स्टेप है वो मंद गति से होगा, तो आपका OH RCl स्टेप से बनेगा, ये आपकी संक्रमण अवस्था बनी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका तीव्र गति से हो जाएगा और ROH प्लस Cl माइनस बन जाता है। तो इस रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि ये कितने पद में होता है, एक पद में होता है। तो पहला अंतर क्या है, SN1 जो है वो दो पदों में हो रही है और SN2 जो है वो एक पद में हो रही है। पहला अंतर ये हो गया। अब दूसरा अंतर क्या, देखो आपको यही दिख रहा है कि इस स्टेप में ये चीज क्या बनी है, कार्बोकैटायन। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि SN1 में क्या बनता है आपका कार्बोकैटायन बनता है, और SN2 में देखो आपका क्या बन रहा है संक्रमण अवस्था। क्या बन रही है संक्रमण अवस्था बन रही है। तो इसका मतलब इसका दूसरा अंतर आप क्या लिख सकते हो कि इसमें क्या बनता है आपका संक्रमण अवस्था बनती है। तो दूसरा अंतर हो गया ये। अब तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, तीसरा अंतर देखो कि इसमें पहला पद मध्य गति से हो रहा है, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो केवल एक अंतराल पर है। तो यहां पर क्या लिखोगे कि अभिक्रिया की जो वेग है या अभिक्रिया की दर है, तो अभिक्रिया का वेग एक अणु पर निर्भर करता है। किस पर करता है एक अणु पर। यहां पर देखो मंद अभिक्रिया हो रही है तो दो पर निर्भर कर रही है। तो यहां पर क्या लिखोगे कि अभिक्रिया का वेग एक अणु पर निर्भर करता है और यहां पर अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है। तो तीन अंतर हो गए। और चौथा अंतर देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो SN1 है उसकी क्रियाशीलता का क्रम ये है और SN2 जो है उसकी क्रियाशीलता का क्रम ये रहा आपका। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो SN1 अभिक्रिया की डेफिनेशन, उसकी क्रियाविधि और इसके बाद इसमें वालन प्रतिलोमन और SN1 SN2 में जो अंतर है बहुत सारे आंसर क्वेश्चन आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। और बस इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको विराम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे।